हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिश में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी जो कानून बनाती है। तो भारत में कानून बनाने का काम लोकसभा और राज्यसभा करते हैं, मतलब भारतीय संसद। इनके अलावा विधानसभा भी करते हैं। हर राज्य में एक एक विधानसभाएं होते हैं, किसी राज्य में विधान पालिकाएं भी होती हैं। जैसा कि भारत एक संघात्मक देश है, फेडरल कंट्री है, तो भारत का जो कानून बनाने का पावर है वो बांटा गया है। केंद्र में इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे। और दूसरे जगह पे दूसरे तरफ भारत के राज्यों को भी उनको अधिकार दिया गया है कि वो भी कानून बना सकते हैं अपने विधान सभा और विधान पालिका के तहत। तो आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, विधान पालिका के बारे में, जो कि कानून बनाने का काम करता है। यह आपका 7th चैप्टर है। 6th चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चले बात करते हैं 7th चैप्टर मतलब लेजिस्लेचर इन इंडिया के बारे में बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या क्या है और कौन भारत में कानून बनाता है और कहाँ लागू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संसद की। मतलब भारत में 2 तरह से कानून बनता है। एक जो कानून बनता है पूरे देश के लिए बनता है, और अगर कोई दूसरा कानून बनता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर राज्य के लिए बनता है। जैसे ट्रिपल तलाक का कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून, फार्म्स बिल, जिनके ऊपर अभी लड़ाई चल रही है, फार्म्स लॉ, ये भारत के संसद ने बनाया है, लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया है। तो ये कानून पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन अगर किसी राज्य का कानून बनता है, किसी राज्य के विधानसभा और विधान पालिका में अगर कोई कानून बनता है तो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य में लागू होगा। जैसे पश्चिम बंगाल की जो दीदी हैं मुख्यमंत्री माननीय, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बिल पास किया जिसमें कहा कि हर क्लास 12 के बच्चे को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो नियम है ये सिर्फ कहाँ लागू होता है? उन बच्चों पे जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं और क्लास 12 में पढ़ते हैं। मतलब बिहार के बच्चों को ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नियम बना है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए। तो वैसे ही स्पेसिफिक कानून जो पश्चिम बंगाल विधानसभा बना के देता है वो पूरे पश्चिम बंगाल में लागू होता है, और अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पास हो तो वो पूरे भारत में लागू होता है। इसीलिए भारत का जो कानून प्रणाली है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत एक फेडरल देश है जहां पे राज्य सरकार को भी पावर है और केंद्र सरकार को भी पावर दिया गया है। केंद्र में सदन भारतीय संसद जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा। तो चले पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्यों भंग नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा ऐसा नहीं है कि कभी एक डेट पे फॉर्म हुआ था और दूसरे डेट पे खाली हो जाएगा। जैसे लोकसभा अभी 2019 में 545 एमपी बैठे हैं और खाली कब करेंगे? 2024 में, जब मोदी जी की सरकार खत्म होगी तब फिर इलेक्शन होंगे। तो लोकसभा 2019 से 2024 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल तक का होता है। राज्यसभाएं 6 साल तक चलती हैं, और यहाँ पे अगर कोई एमपी है जो रिटायर होता जाता है तो हर राज्य से जितने एमपी जरूरत होते हैं वो फिर भरे जाते हैं। तो मतलब हर 3 साल पे कुछ एमपी रिटायर होते हैं, और हर उन राज्यों से जहां से वो आ रहे हैं उनकी फिर अपॉइंटमेंट होती जाती है। तो जिसके कारण राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली भंग नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा काम करना बंद कर दे। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा जो लोअर हाउस है, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो जो लोकसभा है वो कभी भी बंद हो सकता है, सरकार गिर सकती है, ऐसा बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन आ सकते हैं। तो अब देश के सामने एक संकट ना आ जाए, इसीलिए हमने राज्यसभा बना के रखी है। जो राज्यसभा अगर लोकसभा ना रहे तो कानून बनाने का मदद करती है और देश को कानून बना के देगी और कानून बनाने में मदद करेगी। इसीलिए इसका कार्यकाल 6 साल तक रखा गया है। जैसे लोकसभा का एमपी 2019 में बना था और 2024 में हट जाएगा, लेकिन राज्यसभा का एमपी अगर 2019 में बना था तो 2025 में हटेगा, और उसी वक्त अपॉइंटमेंट के लिए कोई खड़ा होगा जिसको जिस राज्य से वो आता था उस राज्यसभा में उस राज्य के विधानसभा में चुनाव होगा, और वहां से चुन के फिर राज्यसभा का एमपी उसको बना दिया जाएगा। ठीक है सर?
तो राज्यसभा का एमपी बनने की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो 30 साल का उम्र का हो। लोकसभा में खड़े होने के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 होनी चाहिए और राज्यसभा में आपको इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी उम्र 30 साल होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो लोकसभा से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो राज्यसभा से बने थे। मतलब राज्यसभा किसी विधानसभा, मतलब पंजाब के किसी विधानसभा से उनको चुन के यहाँ भेजा गया होगा राज्यसभा में। यहाँ से कांग्रेस के फेवरेट नेता थे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री के गद्दी तक पहुँचाया गया। तो राज्यसभा भी एक परमानेंट हाउस की तरफ काम करता है, कानून बनाता है, लेकिन जब लोकसभा काम कर रहा होता है तो राज्यसभा के उतने पावर्स नहीं होते हैं। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि आप लोकसभा के नेता बनने के लायक हो, आप इलेक्शन जीतने के काबिल हो, आप अपने विधानसभा के इलेक्शन जीतने के काबिल हो, और जिस इलाके से आप अपने विधानसभा के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, आपका वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा की बनावट की। मतलब राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? राज्यसभा में सिर्फ 250 लोग होते हैं, 250 लोग होते हैं, जिसमें 230 to 38 जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते हैं। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसका मतलब 28 विधानसभा हैं और कहीं कहीं विधान पालिकाएं भी हैं। तो जो 28 राज्य हैं और 28 विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं में इनकी चुनाव होता है 238 नेताओं का, और फिर अलग अलग विधानसभाओं से उनकी जनसंख्या के अनुसार, जैसे बिहार एक बड़ा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, यूपी एक बड़ा राज्य है, गुजरात एक बड़ा राज्य है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है, लेकिन गोवा एक छोटा राज्य है। तो ऑब्वियसली सी बात है, राज्यसभा के वहाँ के विधानसभा से जो एमपी आएंगे, तो गोवा से कितने आएंगे? 2 या 3 या 1, लेकिन पश्चिम बंगाल से कितने आएंगे? 10, 12, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पे हर राज्यों में ये 238 सीट बांट दी गई हैं और वहाँ के विधानसभाओं में चुनाव होता है और उसके बाद उनका नियुक्ति राज्यसभा में होता है। 238 का चुनाव होता है और 12 जो बचे, 12 का अपॉइंटमेंट होता है जो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो 12 लोगों का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसे जया बच्चन राज्यसभा की मेंबर है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ी थी? कभी नहीं। उनको मनोनीत किया गया। जया बच्चन, रेखा, फिर से आपका सचिन तेंदुलकर, ये हमेशा मनोनीत हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं और इनको बिठाया गया है, क्योंकि वो 12 लोग कहाँ से आएंगे? शिक्षा, आर्ट्स, जो जिस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है उनसे उन 12 लोगों को लिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे 238 और 12 मिलके 250 लोग राज्यसभा में बैठते हैं, जिनका काम होता है नियम कानून बनाना। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में, फिर दोनों के पावर के बारे में बात करेंगे हम। लोकसभा में कितने नेता होते हैं? लोकसभा में कंपोजिशन क्या होता है? 545 लोग होते हैं। 545 एमपीज जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन के बाद। जैसे लोकसभा का लास्ट इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो 2019 में चुनाव हुए और 545 मंत्री उसे कहते हैं जिसे मंत्रालय मिलता है। मतलब मैं सिर्फ एमपी बन सकता हूं, लेकिन जैसे इलेक्शन जीत के होम मिनिस्टर अमित शाह क्या बने? पहले एमपी बने, फिर मोदी जी की सरकार ने उन्हें मिनिस्टर बनाया, होम मिनिस्टर। तो अंतर होता है एक एमपी और एक मिनिस्टर में। मिनिस्ट्री के पास एक मंत्रालय होता है, एक पावर होता है, और एमपी के काम सिर्फ वहां जाके बहस करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो लोकसभा में 545 एमपी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो 552। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि आप उस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और आप लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लायक होने चाहिए। तो ये 545 जो सीट है, ये भारत के हर भागों में बांट दिया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इस 545 में 42 सीट आए थे, जिसमें पिछले बार मोदी जी को 18, मतलब बीजेपी को 18 सीट मिले थे और टीएमसी को 22 सीट मिले थे। वैसे ही बिहार में 40, अलग अलग राज्यों से अलग अलग गिनती के एमपीज आते हैं, लिए जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है जिसकी सरकार कभी भी गिर सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी। ठीक है सर।
तो लोकसभा एक पावरफुल बॉडी है क्योंकि लोगों का सभा है, लोगों ने उन नेताओं को डायरेक्टली भेजा है। राज्यसभा में जो एमपीज आते हैं इनका चुनाव लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि विधानसभा इनको चुन के भेजता है। लेकिन लोकसभा के नेता किसने चुना है? हमने चुना है। इसलिए लोकसभा के जो नेता होते हैं, लोकसभा जो है वो पूरा पावरफुल होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोकसभा और राज्यसभा फॉर्म होता है। लोकसभा में दो नेताओं को राष्ट्रपति खुद मनोनीत कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति देखें कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई भी नेता नहीं जीता है तो राष्ट्रपति चाहें तो दो नेताओं को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा बन गया, राज्यसभा बन गया, ये दोनों मिलकर भारत का कानून बनाने का काम करते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे जो भी बिल आता है, ऑर्डिनरी अगर बिल है, बिल दो प्रकार के होते हैं, एक मनी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल वो होता है जिसमें पैसे की चर्चा होती है कि इस बार देश में इतना खर्च होगा, इतनी कमाई होगी, अगर इसके बारे में चर्चा हो रहा है और उसमें पैसे का लेखा जोखा है तो वो मनी बिल है। और कोई भी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब उसकी शुरुआत, उसका बहस लोकसभा में भी आप कर सकते हैं, राज्यसभा से भी अपना बहस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा से ही शुरुआत होता है। तो अब ये जो बिल है, ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, इसको कौन पहचान करेगा? इसके पहचान करते हैं स्पीकर। स्पीकर कहता है कि ये बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, और अगर वो बिल मनी बिल है तो बाध्यता पूर्वक उसको इंट्रोड्यूस, उसका बहस, उसका चर्चा लोकसभा में होना चाहिए। और ऑर्डिनरी बिल का प्रस्ताव आप लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। अब आखिर ये दोनों मिलके काम क्या करते हैं? ये दोनों सदन मिलके काम क्यों करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमारे संविधान में दो सदन बनाए गए, एक सदन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर एक सदन बनाया जाता तो वो ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाता, मतलब डिक्टेटर बन सकता था, इसीलिए दो बनाए गए। क्योंकि अगर ये नहीं बनाए, ये ठीक से काम नहीं करे तो ये उसको रोकेगा, दोनों एक दूसरे को नोक झोंक करेंगे तो कानून अच्छा बनेगा। सबसे पहला काम है इन दोनों सदनों का भारत को एक अच्छा कानून बना के देना। 545 नेता लोकसभा में और 250 नेता एमपी राज्यसभा में ये चर्चाएं करते हैं, बहस होता है, कितना अधिवेशन जाता है, हर सेशन होता है, उसमें विचार विमर्श करने के बाद कोई बिल पास होता है, फिर वो नियम कानून बनता है। तो जब अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो जाए तो वो राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा से अगर वो बिल पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करते हैं तब वो कानून बनता है। मतलब एक बिल एक एक्ट के रूप में आता है। जैसे पहले हमने सीएबी सुना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन वो पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद उसका नाम बदल गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल पे साइन कर देते हैं जो दोनों सदनों से पास हो चुका है, तब वो एक्ट बन जाता है। इन दोनों सदनों का और क्या काम है? इन दोनों सदनों का काम होता है एग्जीक्यूटिव पे। जैसे एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये सब एग्जीक्यूटिव है। मतलब ये एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे देश के, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर। तो अगर ये सही से काम ना करे तो इनके काम की आलोचना लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है। स्पीकर बैठे रहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में कौन बैठता है? राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव्स पे भी कंट्रोल करें। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, होम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, तो अगर ये कोई काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट से बाहर है तो इसकी निंदा भी होती है लोकसभा और राज्यसभा में। जैसे नेता क्या होता है? नेता अकाउंटेबल होता है किसके प्रति? सदन के प्रति। उसको जवाब देना होगा सदन में कि आखिर अगर उसने ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, वो सदन का काम फाइनेंशियल पावर और फंक्शन भी होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक बजट पास किया था, बजट के ऊपर बातें की, चर्चाएं की। इसकी भी एक कमेटी होती है जो फॉर्म करके देता है। तो आखिर उस बजट को आखिर कहाँ सुनाया गया? लोकसभा में। लोकसभा के माध्यम से उस बजट पे चर्चाएं हुई और उन्होंने बताया कि अगले साल, मतलब आने वाले इस साल में
क्या क्या खर्चे होंगे, किन किन चीज़ों पे खर्चे होंगी, किन किन चीज़ों पे हमारा कितना जोड़ होगा, कितना पैसा एजुकेशन पे खर्चा होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इन सब पे उन्होंने बात की। इनके अलावा लोकसभा और राज्यसभा का और एक फंक्शन होता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? राष्ट्रपति के चुनाव में 545 जो लोकसभा के एमपी हैं और 250 जो राज्यसभा के एमपी हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं उस इलेक्शन में। और भारत में 28 विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं के जितने एमएलए होते हैं वो भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन के अनुसार तय किया जाता है कि कौन जीता, मतलब दो पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट खड़े करते हैं, तो उस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे तय होता है कि कौन इलेक्शन जीता है। तो उसमें एक आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता, लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कुछ न्यायिक पावर्स भी हैं, जुडिशियल पावर एंड फंक्शंस। कैसे? जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का कोई जज बेईमान है, करप्ट है, तो उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट, महाअभियोग के तहत। तो महाअभियोग क्या होता है? महाअभियोग में एक प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा और या राज्यसभा में, जिसमें चर्चाएं की जाएंगी, और अगर ये पाया गया कि उस जज ने घूस लिया था, भ्रष्ट है वो जज, तो उसके ऊपर यहाँ पे वोट होगा लोकसभा और राज्यसभा में, और 2/3 बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाता है तो उस जज को अपनी गद्दी छोड़नी होगी, और इस तरह से महाअभियोग का प्रक्रिया संपन्न होता है। लोकसभा और राज्यसभा संविधान को भी चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोविजन संविधान का बदलना है तो लोकसभा और राज्यसभा में उसका प्रस्ताव आना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए और चर्चाएं होनी चाहिए, और आखिरकार राष्ट्रपति का सिग्नेचर पड़ेगा, तो उसके बाद ही कोई भी प्रोविजन चेंज हो सकता है संविधान के अंदर भी। अगर भारत में कभी इमरजेंसी लगाने की जरूरत हुई और अगर प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि इस इमरजेंसी को बिना सदन को बुलाए ही हमको डिक्लेयर करना है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाद में उस इमरजेंसी को सैंक्शन कराना होगा दोनों सदनों में कि क्या वो जो इमरजेंसी किया गया था वो सही था या नहीं, क्योंकि इनका भी मत चाहिए कि हाँ इमरजेंसी आप मन किया और इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलके ही कोई कानून बनाते हैं और कानून पास होता है। इसके अलावा अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जैसे बिल, ऑर्डिनरी बिल भी होता है और मनी बिल भी होता है। कोई भी बिल, मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और उसको मनी बिल हमेशा मंत्री ही प्रस्तावित कर सकता है, कोई भी और एमपी उसको प्रस्तावित नहीं कर सकता। उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं तब वो पास होता है। और लोकसभा राज्यसभा के सदन सत्र दोनों एक साथ कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति अगर कहें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ एक मीटिंग बुलाई जाएगी, तो स्पीकर उसके ये प्रेसिडेंट ऑफिसर बन सकते हैं, और फिर लोकसभा और राज्यसभाओं की मीटिंग एक साथ होगी। लोकसभा में कौन बैठता है? लोकसभा को होल्ड कौन करता है? जैसे आखिर एक स्पीकर होना चाहिए, एक वक्ता होना चाहिए जो कंट्रोल करेगा कि कैसे बातचीत होगी, तो स्पीकर ही उसका काम करते हैं। जब लोकसभा फॉर्म होता है, जैसे जब 2019 में सरकार बनी, तो सबसे पहले स्पीकर चुनने का काम किया जाता है। तो स्पीकर चुना गया, वो हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है। जो पार्टी जीती होती है, जैसे बीजेपी जीती, तो वो स्पीकर किस पार्टी का होगा? बीजेपी का ही होगा, ठीक। तो वो स्पीकर का पद संभालता है। जैसे अभी ओम बिरला है, ओम बिरला का काम क्या है? ओम बिरला का काम है, जैसे एक सदन में, लोकसभा में 545 लोग हैं, तो वो सबको बोलने का मौका देंगे, सबका वाद विचार होगा, सबका विमर्श होगा, तर्क होगा, और सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो सबका वोट भी काउंट करेंगे कि इस बिल पे कितने लोग हाँ में हैं, कितने लोग ना में हैं, और इस अनुसार ही वो किसी बिल को पास करने की अनुमति देंगे। जो फंक्शन स्पीकर लोकसभा में निभाते हैं, वही फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन के रूप में राज्यसभाओं में निभाते हैं। एक स्पीकर बहुत जरूरी है, नहीं तो लोकसभा चलना संभव नहीं होगा। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल। जैसा कि हमने देखा कि केंद्र सरकार में, केंद्र में कानून बनाने का पूरा जिम्मेदारी लोकसभा और राज्यसभा पे होता है, वैसे ही राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपना कानून खुद बना सकते हैं। तो कानून बनाने के लिए राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, और
किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो बड़े राज्य हैं इनमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इनका काम ठीक उसी प्रकार है जैसे लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं, वैसे ही ये भी अपने राज्यों के लिए काम करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद 1969 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमें लगा था कि हमें विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं है, ये एक ओवरबर्डन है, खर्चीला है, इसलिए पश्चिम बंगाल में सिर्फ विधानसभा काम करती है। तो विधानसभा में कितने एमएलए हैं सर? विधानसभा में 294 एमएलए हैं। विधानसभा इक्वल्स टू लोकसभा। जो भी पावर लोकसभा का होता है केंद्र के लिए, वही पावर एमएलए भी अप्लाई करता है राज्यों के लिए। राज्यों के विधानसभाओं के पास भी पावर होते हैं नियम कानून पास करने के लिए। तो ये लोअर हाउस होता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो अपर हाउस का काम करता है। अगर दोनों सदनों में कोई बिल पास हो जाए तो वो गवर्नर के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, और अगर गवर्नर साइन करे तभी वो कानून के रूप में पास होता है। तो जो भी लोकसभा और राज्यसभा का पावर फंक्शन है वो राज्यों के साथ भी बटे हुए हैं, और राज्यों को भी बराबर पावर दिया गया है कि वो अभी अपने लिए कानून बना सके। जैसे पश्चिम बंगाल में कितने एमएलए हैं? 294 एमएलए हैं। 294 एमएलए को मिलकर विधान परिषद बना है। ये विधान परिषद चर्चा करती है किसी भी नियम कानून पे। जैसे अभी 294 में 230 सीट्स जो है वो टीएमसी के हैं। टीएमसी निर्धारित करता है कि इसके, जैसे अगर कोई बिल आएगा तो ऑब्वियसली अगर वो टीएमसी इंट्रोड्यूस करता है जो कि सरकार में है तो उसके पास बहुमत है और हर बिल पास करा पाएगा, और गवर्नर के पास भेजेगा सिग्नेचर करने के लिए, और गवर्नर सिग्नेचर करते ही वो बिल एक्ट के रूप में बदल जाएगा। तो इसमें भी एक स्पीकर के रूप में काम करते हैं। एक स्पीकर होता है, एक डिप्यूटी स्पीकर होता है कि अगर स्पीकर कभी ना आए तो उसका काम डिप्यूटी स्पीकर करें। तो भारत में कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो दो भागों में बटा हुआ है, केंद्र में और राज्यों में, और राज्यों को भी समान पावर दिया गया है, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर वो कानून नहीं बना सकता। जैसे करेंसी, पैसे के ऊपर कानून किसने बनाया था? केंद्र ने। कभी भी किसी राज्य को पैसे के ऊपर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। फॉरेन मैटर्स जैसे सिटीजनशिप के ऊपर कोई अगर कानून बनाना है तो इस सब में केंद्र को पावर है, राज्यों को पावर नहीं है। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होते हैं, इसमें आइटम्स लिखे हुए हैं कि यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ राज्य ही बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ऐसे भारत के कानून संचालित होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।